विश्व पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में लिया भाग। वृक्षारोपण कार्यक्रम में पर्यावरण को बचाने की गई अपील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जन्मदिन की दी बधाई। सीएम धामी ने बाबा केदार से उनके उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु की कामना। क्रिकेटर श्री आकाश मधवाल सीएम धामी से मुलाकात करने पहुंचे। सीएम धामी ने किया सम्मानित। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड का क्रिकेट का बड़ा नाम है आकाश। रुद्रपुर में प्रशासन की अनोखी पहल। प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले साइलेंसरों पर कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक रेट्रो साइलेंसर को किया नष्ट। और जल जीवन मिशन के तहत सिरोह बगड़ में निर्माणाधीन इंटेक वेल का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किया स्थलीय निरीक्षण। सभी व्यवस्थाओं के लिए जानकारी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है अपना उत्तराखंड का विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून पहुंचे और यहां उन्होंने वृक्षारोपण कर सभी से पौधों के संरक्षण के लिए अपील की। इस दौरान उन्होंने राज्य के 70% भाग पर फैली हरियाली पर प्रसन्नता जाहिर की है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया, वृक्षारोपण किया। उसकी तस्वीर आपके सामने और एक संदेश देने की कोशिश की कि आज के इस खास मौके पर हम सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, तो पौधों को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं। और इसी संदेश को देते हुए यहाँ पर आज नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने कई छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश को, समूचे विश्व को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध पर्यावरण देने का काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ पर आज 71% भूभाग पर पूरा फॉरेस्ट है, नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है और पर्वतों से आच्छादित हमारा राज्य। यहाँ पर जो सभी को हवा पानी देने का काम करता है, शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम करता है। यहाँ अधिक से अधिक हम लोग पर्यावरण के प्रति सचेत रहकर पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी अपने स्तर से हो सकता है, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से चलन में न लाकर और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके, और जो हमारे जल स्रोत और बहुत सारे ऐसे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से वर्षों सदियों से चले आ रहे हैं, वो सूखने की कगार पे हैं, सूख चुके हैं, उन सभी का पुनर्जीवन हो। इस दिवस पर हम संकल्प लें कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, उसके संवर्धन के लिए अपनी तरफ से जो भी हो सकता है उस काम को अपनी प्राथमिकता के आधार पर करें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन पर कई बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने भी उन्हें बधाई दी है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी के जन्मदिन पर उनको बधाई दी है। सीएम धामी ने कहा कि बाबा केदार और बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। आपको बता दें कि सीएम योगी एक ऐसा नाम है जो माफियाओं का काल है, उपद्रवी दंगाइयों में दहशत का नाम है और वो सेवक भी हैं, साधु भी हैं, शांत भी हैं, तो अपराधियों के लिए प्रलय भी हैं। साथ ही उनका संकल्प ऐसा, जो कहा वो किया, जिम्मेदारी ऐसी, जो काम थामा उसे पूरा करके दिखाया। और कुछ ऐसे ही हैं सबसे बड़े प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुखिया महंत योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के मौके पर सभी ने उन्हें बधाई दी, साथ ही सीएम योगी की दीर्घायु की कामना भी की।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के क्रिकेटर श्री आकाश मडवाल से भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उन्हें सम्मानित भी किया, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना भी की। उत्तराखंड के क्रिकेटर श्री आकाश मडवाल ने IPL 2023 में मुंबई इंडियंस की टीम से खेलते हुए गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उत्तराखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र नेगी और श्री संजय सिंह भी मौजूद रहे। उत्तराखंड पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली है। आपको बता दें कि पटाखे जैसी आवाज निकालने और आग उगलने वाले साइलेंसरों के विरुद्ध ऊधम सिंह नगर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 200 से अधिक रेट्रो साइलेंसर और 158 प्रेशर हॉर्न पुलिस ने नष्ट कर दिए हैं। जिले के कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ किसी ने तेज आवाज वाले साइलेंसर लगे दोपहिया वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए यातायात पुलिस को निर्देशित किया था और इसी क्रम में यातायात पुलिस ने इंदिरा चौक के पास यातायात कार्यालय में रेट्रो साइलेंसर और प्रेश हॉर्न को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया। वासियों को, समस्त उत्तराखंड जनपद वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई। क्योंकि हमारा जनपद हिमालयी राज्य है, हमारा जो राज्य हिमालयी राज्य है, तो हमारा जनपद जो है मूलतः कृषि और वन भूमि का जनपद है। तो इसीलिए जो है वन है तो हम हैं, है ना, वन है तो हम हैं, पर्यावरण है तो हम हैं। तो इसलिए आप सभी को विशेष रूप से बधाइयाँ है। इसी के तहत जो है आज जो है हमारा SP क्राइम और SP ट्रैफिक और ट्रैफिक के टीम द्वारा एक अनोखी पहल आज हमने लिया था। तो विगत 15-20 दिन से हम एक लगातार अभियान चला रहे थे, शाम की चेकिंग और दिन की चेकिंग के दौरान प्रेशर हॉर्न और रेट्रो साइलेंसर का। तो ये देखिए पर्यावरण को डैमेज तो करते ही है और उसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए जो है जो अभी तक जो सीज़ हुआ था रुद्रपुर में और आसपास की थानों में, उन सब का 250 से भी ऊपर जो ये जो है प्रेशर हॉर्न और क्या बोलते हैं रेट्रो साइलेंसर्स है, इन सब का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हमने आज कर दिया है। ये मात्र सांकेतिक नहीं है, ये संदेश है। देखिए RTO द्वारा जो रूल्स है उसके तहत कंपनी के द्वारा जो आती है बस उतना ही साइलेंसर्स रखना है। जल जीवन मिशन के तहत सिरोह बगड़ में निर्माणाधीन इंटेक वेल का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्थानीय निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ ही कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता के साथ कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। साथ ही आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की संख्या को बढ़ाने का भी कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्र के कई गांव इस योजना के पूर्ण होने से लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 20 करोड़ की लागत से तैयार हो रही योजना के क्षेत्र के 41 राजस्व गांव सहित 60 तोक भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजना की प्रगति खाका हर माह उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने इंटेक वेल, इसके साथ ही मेन पंपिंग स्टेशन और छाती खाल में तैयार हो चुके 25,000 लीटर की क्षमता वाले टैंक और पंप हाउस का भी निरीक्षण किया। उन्होंने योजना से संबंधित जानकारी के लिए साइन बोर्ड लगाने और संबंधित अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा। साथ ही अधिकारियों सहित कार्यदायी संस्था को अवशेष कार्य गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी जारी किए। हरिद्वार में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से प्रचलित रंगदारी मांगने वाले मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP अजय सिंह ने पुलिस और CIU की विशेष टीमों का गठन कर जल्द मामले के खुलासे के निर्देश जारी किए थे। आपको ये भी बता दें कि संतोष महेश्वरी के मोबाइल पर कॉल करते हुए धमकी देते हुए रंगदारी के तौर पर 20 लाख रुपए का सोना मांगा गया था। ऐसा ना करने पर हत्या करने की धमकी दी गई थी। मामले की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि व्यापारी को फिर एक नंबर से धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामले में कार्रवाई की। और SSP अजय सिंह का कहना है कि कुछ दिन पहले हरिद्वार हार्डवेयर व्यापारी ने मामला दर्ज कराया था। मामले में व्यापारी ने कहा कि उन्हें फोन के माध्यम से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई। पुलिस ने इस मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच में यह पता चला कि मोबाइल नंबर राजस्थान का है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए विशेष टीम का गठन कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मार्च को इसमें सूचना आई थी। हमारे व्यापारी हरिद्वार के श्री माहेश्वरी जी के द्वारा सूचना दी गई। ज्ञात नंबर से एक कॉल आई थी और
एक गैंगस्टर बिश्नोई के नाम से जो है, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इनसे अवैध रूप से जो है रंगदारी की डिमांड की गई थी। इस पर इन्होंने सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस द्वारा इसमें एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही साथ जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पता चला ये मोबाइल जो नंबर जिससे फ़ोन किया गया था वो राजस्थान क्षेत्र में किसी व्यक्ति का था। पुलिस टीम जो राजस्थान पहुंच के वेरीफाई करती तो पता चलता उनका मोबाइल जो है कुछ दिनों पूर्व ही खो गया था और इसकी सूचना इन्होंने वापस आने के बाद दी थी। इसके बाद पता चला कि मोबाइल खोने के कारण किसी के द्वारा दुरुपयोग किया गया। साथ ही साथ इसी मोबाइल नंबर से जो व्यक्ति का खोया था राजस्थान से, इससे रायवाला के 2 अन्य व्यापारियों को भी धमकी भरी कॉल गई थी, जिसमें रायवाला देहरादून में भी 2 मुकदमे एक्सटॉर्शन के दर्ज किए गए। उत्तराखंड के काशीपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब ब्रांडेड कंपनी का नकली सीमेंट बनाने की एक फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। इस दौरान नकली सीमेंट के करीब 1250 कट्टे और अलग अलग कंपनियों के 1250 नकली खाली कट्टे बरामद किए गए। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कंपनी का मालिक फरार बताया जा रहा है। नकली सीमेंट की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि नकली सीमेंट बनाए जाने से संबंधित कुछ दिनों से सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी। बीती रात मुखबिर की सूचना पर उत्तराखंड एसटीएफ और थाना काशीपुर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई करते हुए सुबह काशीपुर क्षेत्र से एक नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने काशीपुर में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि काशीपुर क्षेत्र में चोरी छिपे एक नकली सीमेंट की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिस पर टीम की तरफ से काशीपुर के टांडा उज्जैन क्षेत्र में एक बड़े गोदाम में छापेमारी की गई। इस दौरान एक नकली सीमेंट की फैक्ट्री संचालित होती पाई गई, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड में लगातार जो विभिन्न अपराधों में सक्रिय अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल हमारी एसटीएफ टीम को सफलता मिली श्रीमान डीजीपी महोदय द्वारा निर्देशों के क्रम में कि जो लोग भी अवैध क्रियाकलापों में और अवैध उत्पाद बनाने, बिक्री करने और भंडारण में सक्रिय हैं उन पर कार्रवाई करें। इसी क्रम में हमारी एसटीएफ यूनिट जो कुमाऊं की है, इंस्पेक्टर एमपी सिंह साहब के नेतृत्व में, उसको कल एक सफलता मिली है, जिसमें टांडा चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा अनधिकृत तरीके से गोडाउन हायर किया गया था और उसी में उसके द्वारा नकली विभिन्न ब्रांडों की सीमेंट की बोरियां पैक करके और दामों पर बेच करके लाभ कमाया जा रहा था। इस व्यक्ति का नाम वसीम है, यह मूलतः रामपुर का रहने वाला है। इस पे उत्तराखंड और यूपी में भी विभिन्न मुकदमे इस पे पहले से भी दर्ज है। यहाँ पे लगभग 1250 के करीब हमें बोरियां मिली हैं, भरी हुई सीमेंट की बोरियां मिली हैं, जिसमें अल्ट्राटेक, माइसेम से लेकर के और एसीसी सीमेंट और बांगर सीमेंट की भी बोरियां हैं। जब इन उत्पादों के जो अधिकृत यहाँ पे कर्मचारी हैं उनसे जब चेकिंग कराई गई तो उनके द्वारा इस चीज़ को सैंपल को ये किया गया कि हाँ, ये इसके द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पे अवैध तरीके से इसको संचालित। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से विश्व प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव और नीलकंठ मंदिर में महिलाओं के छोटे वस्त्र पहनकर आने पर पाबंदी लगाई गई और इस निर्णय के बाद संत समाज ने देवभूमि उत्तराखंड में 4 धामों समेत तमाम धार्मिक स्थलों पर फैल रही अश्लीलता को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि उत्तराखंड को पर्यटन नहीं बल्कि तीर्थाटन दृष्टि से देखा जाए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जाए कि वो देवभूमि में आएँ तो अपने वस्त्रों का ध्यान रखें और तीर्थ क्षेत्रों की मर्यादा का पालन करें। वहीं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी का ये कहना है कि पूरे देश में सनातन परंपरा की प्रेरणा देवभूमि उत्तराखंड से मिलती है। जो श्रद्धालु पर्यटन के लिए देवभूमि आते हैं उसमें अगर महिला छोटे वस्त्र पहनकर आती है तो वहीं रोक देना चाहिए। इस पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी होगी, जिससे पूरे देश में ये संदेश जाए कि देवभूमि की संस्कृति को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तम पहल की है। इनका कहना है कि दक्षेश्वर महादेव और नीलकंठ मंदिर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के मंदिरों सहित आश्रम अखाड़ों में आने वाली महिलाओं पर छोटे कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तभी देवभूमि की संस्कृति बच पाएगी। तो रोक तो लगनी ही चाहिए, कपड़े प्रॉपर पहनने चाहिए और महिलाओं की मर्यादाएं भी हैं और हमारे तो समाज में क्या नाम पल्ला करने की भी वो है कि बाहर जाओ तो पल्ला करो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब होना ही चाहिए, क्योंकि जो बच्चे निकर पहन के आ जाते हैं, ये दूसरे कमेंट करते हैं लड़के तो कपड़ों पे, तो ये असभ्यता लगती है। बस हम महिलाओं को करेंगे क्या नाम है कि भाई बच्चों को भी बताएंगे कि भाई प्रॉपर कपड़े पहनो, कि इसमें अन्न प्रदर्शन ना हो, है ना। तो ये तो होना ही चाहिए और पूरा प्रयास करेंगे कि भाई ये रोक लगे और उसमें पूरी कोशिश करेंगे। पूरे भारत में
सनातन संस्कृति की प्रेरणा देवभूमि से मिलती है। उसको बचाने के लिए ये शॉर्टकट कपड़ों में आने वाले तीर्थयात्रियों को, जो पर्यटन के भाव से आते हैं, उनको देवभूमि के प्रवेश पर ही रोकना चाहिए सरकार को बिना विलंब करे। ये परंपरा उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए ताकि पूरे देश में उदाहरण बने कि देवभूमि की संस्कृति को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तम पहल की। नीलकंठ और दक्ष मंदिर नहीं, मैं तो ये कहूंगा उत्तराखंड के सभी मंदिरों में और सभी आश्रम वासियों, आश्रमधारियों को भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। देवभूमि तो आध्यात्मिक प्रदेश है और आध्यात्मिकता बचाए रखने के लिए आध्यात्मिकता के शालीन कपड़े, लेकिन आप कम से कम शालीन कपड़े पहने। उत्तराखंड के मसूरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ राज्य के कवि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कवियों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। कवियों ने कविताओं के माध्यम से आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश भी दिया। साथ ही कवियों ने उत्तराखंड की परंपराओं और संस्कृति से संबंधित कविताओं की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कवि शामिल हुए। मिलजुल के रहेंगे हरदम, याद है तुमको शादियां बेटों की करके ऐसा बताता नहीं है और मिला सब। तो कवि सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया और कवियों ने अपनी कविताओं के जरिए समा बांधा। हर तरह के कवि यहाँ पर पहुंचे और अपनी अपनी प्रस्तुतियों से उन्होंने यहाँ मौजूद लोगों का मन मोह लिया। मिलजुल के रहेंगे हरदम, याद है तुमको शादियां बेटों की करके। उत्तराखंड के मसूरी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर विभिन्न क्षेत्रों के जो कवि हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और देवभूमि की संस्कृति पर आधारित कविताओं की प्रस्तुतियां उनकी ओर से दी गईं। कवियों ने आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश भी इस दौरान दिया। मिलजुल के रहेंगे हरदम, याद है तुमको शादियां बेटों की करके। मसूरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार की खबरें अब आम हो गई हैं। मसूरी का भ्रष्टाचार लगातार सूबे में चर्चा का विषय बना हुआ है और भ्रष्टाचार क्षेत्र में इतना हो चला है कि उप जिला चिकित्सालय के मुख्य गेट के पास निर्माण के नाम पर तोड़ी गई सड़क 3 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं बन पाई, जिसके कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए जिससे लोगों को आवाजाही में समस्याओं का सामना हो रहा है। चैम्बर लगने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दुर्घटनाओं के मामले भी इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे हैं, परंतु बेपरवाह नगर पालिका प्रशासन को इससे कुछ भी लेना देना नहीं। लगातार सोशल मीडिया में सड़क को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। लोगों की माने तो नगर पालिका प्रशासन द्वारा सिविल रोड की सड़क को बेवजह तोड़ा गया, जबकि सड़क बिल्कुल सही थी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा जनता की गाड़ी कमाई को ठिकाने लगाने के लिए पालिका के ठेकेदारों द्वारा आनन फानन में सड़क को तोड़ दिया गया, परंतु लगता यह है कि ठेकेदार सड़क बनाना भूल गया है, जिसको लेकर लोगों में भारी रोष बना हुआ है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए की नाले, खाले और सड़कों के निर्माण के लिए लगाए जा रहे हैं, इस कारण भी क्षेत्र में समस्याएं पैदा हो रही हैं। देवभूमि में अवैध तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय तस्कर को पुलभट्टा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के पास से 30 लाख रुपए की कीमत की 3 किलो अफीम बरामद की। गिरफ्तार तस्कर राकेश सिंह बरेली के फरीदपुर कस्बे का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश से अफीम लाकर उत्तराखंड के छोटे छोटे ड्रग डीलरों को सप्लाई करता था। कल रात एसटीएफ को पुलभट्टा थाना क्षेत्र में ड्रग की बड़ी डिलीवरी होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने पुलिस के साथ जाल बिछाकर तस्कर राकेश को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ ने तस्कर से 3 किलो अफीम बरामद की, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 लाख रुपए कीमत आंकी जा रही है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया है कि आरोपी बदायूं से अफीम लाकर उत्तराखंड में सप्लाई करता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हमें उत्तराखंड की एसटीएफ और उधम सिंह नगर की थाना पुलभट्टा पुलिस टीम को एक संयुक्त ऑपरेशन इन्होंने किया है। इसमें बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है। इसमें हमने लगभग 3 किलो अफीम बरामद की है। अभियुक्त राकेश कुमार जो थाना फरीदपुर जिला बरेली उत्तर प्रदेश का निवासी है, इसको हमने 3 किलो अफीम और एक मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार किया है। इस क्रम में हम आगे भी विवेचना करके इसकी कड़ियाँ जोड़ेंगे
और इसकी सप्लाई चेन को हम और भी गहनता से इसकी जांच करेंगे। और चलिए बात करेंगे जनपद रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना गुप्त काशी पर सूचना मिली कि एक वृद्ध व्यक्ति जो जमलोक गुप्त काशी के पास बेहोशी हालत में पड़े हैं। इस सूचना पर उप निरीक्षक राखी बिष्ट पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंची तो ये पाया गया कि एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में था। पुलिस टीम ने मानवता का परिचय देते हुए शीघ्र मौके पर इलाज के लिए राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय गुप्त काशी पहुंचकर वृद्ध व्यक्ति का उपचार कराया। होश में आने पर वृद्ध व्यक्ति ने अपना नाम पुरुषोत्तम बताते हुए इंदिरा कॉलोनी थाने का रहने वाला भी बताया। साथ ही वृद्ध व्यक्ति ने बताया जो कि श्री केदारनाथ से यात्रा करने के बाद वापस जा रहे थे। रास्ता भटकने के चलते वृद्ध व्यक्ति जमलोक गुप्त काशी की तरफ चला गया। सीनियर सिटीजन को अस्पताल से थाने में लाया गया, जहां रात्रि विश्राम करवाया गया। उनकी इच्छा के अनुसार खाने की व्यवस्था भी की गई। इसके बाद पुलिस टीम ने वृद्ध व्यक्ति को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। इस काम के लिए चारों तरफ सराहना हो रही है। रामनगर में विश्व पर्यावरण दिवस पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने मिशन लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट के तहत एक विशाल रैली रामनगर सीटीआर कार्यालय से निकाली, जो रानीखेत रोड होते हुए ग्राम ढिगलू पहुंची। रैली में सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सीटीआर के निदेशक धीरज पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत इस रैली को निकाला गया। इसके साथ ही इस सीटीआर के अन्य क्षेत्रों में 1700 अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 3500 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ साथ अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के साथ ढालना है। इस दौरान रैली के माध्यम से लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में भी जागरूक किया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा के अंतर्गत प्लास्टिक और कुंडा न डालकर हमारा सहयोग करें। सर, आज साइकिल रैली निकाली, क्या मामला है? देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो मेरी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो कार्यक्रम पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसके अवसर पर ये साइकिल रैली निकाली गई है। मेरी लाइफ जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगभग 1750 कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 38 स्कूल के बच्चे भी सम्मिलित हुए। लगभग 3500 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है। इसके अतिरिक्त लगभग 45,000 से ज़्यादा स्थानीय लोगों ने और टूरिस्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आते हैं, उन लोगों के द्वारा भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया है। इसमें हमारा उद्देश्य यही था कि जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को ले जाएं, ये एक मैसेज कन्वे करना था। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार और उनके विजन को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बहुत बृहद स्केल पर आयोजित किया गया है, जिसमें माइंडलेस कंजम्पशन को कम करते हुए माइंडफुल यूटिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग सब लोग मिलकर करें। और ये एक मिशन मोड में ये कार्यक्रम हमने किया है। इसका समापन आज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अपने जीवन काल में, हमारा प्रयास है कि हम लोग अपने जीवन काल में इस प्रकार के सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन को हम लोग आगे ले जाएंगे। इसके अलावा आज ढिकुली में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के संबंध में भी एक कार्यक्रम रखा गया है, एक क्लीनिंग ड्राइव का आयोजन किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि उसके आसपास के जो वन क्षेत्र हैं उनको भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक से। उत्तराखंड में अतिक्रमण मुक्त अभियान चल रहा है। इस बीच किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने रुद्रपुर पहुंचकर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ विकास भवन पहुंचकर सीडीओ का घेराव किया और उन्होंने कहा कि जो गरीबों को उजाड़ने का काम चल रहा है वो गलत है। इसके साथ ही पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी दिखाई पड़े। राज्य में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए पहाड़ों में टनल पार्किंग बनाई जानी है, जहां पहली टनल पार्किंग मसूरी के केम्प्टी फॉल में बनेगी, जिसके लिए 120 करोड़ की डीपीआर तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि राज्य में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए 12 शहरों में पहाड़ में टनल पार्किंग बनाई जानी है। इनमें पौड़ी में 2, टेहरी में 6, उत्तरकाशी में 2 और नैनीताल में 2 पार्किंग शामिल हैं।
इस पार्किंग में 400 वाहनों को पार्क करने की भी सुविधा मिलेगी। ये पार्किंग ऐसी बनाई जाएगी, एक तरफ से वाहन पार्किंग के लिए घुसेगा और दूसरी सड़क पर बाहर निकल जाएगा। उत्तराखंड में ड्रोन संचालन को बढ़ावा देने के लिए अब कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने ड्रोन संचालन और निर्माण कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। ITDA निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया है कि पिछले दिनों ड्रोन नीति बनाने के दौरान सभी हितधारकों की बैठक हुई थी। इसमें ड्रोन निर्माता और संचालकों से ड्रोन कॉरिडोर का प्रस्ताव मांगा गया। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव आने के बाद राज्य के हवाई नक्शे के हिसाब से इसका अध्ययन किया जाएगा और फिर DGCA को प्रस्ताव भेजा जाएगा। DGCA से अनुमति मिलने के बाद राज्य में ड्रोन के कॉरिडोर तय किए जाएंगे। सभी जिलों में ड्रोन संचालन के लिए जो कॉरिडोर बनेंगे उन्हें आपस में लिंक किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में ड्रोन के समर्पित रास्तों को पूरा नेटवर्क तैयार हो जाएगा। नितिका खंडेलवाल ने बताया है कि ड्रोन कॉरिडोर बनाने के पीछे हमारा एक मकसद ये भी है कि इससे ऐसे रास्ते तैयार किए जाएंगे जो हवाई सेवाओं को बाधित ना करें। देश भर में बाघों के संरक्षण के तहत किए जा रहे प्रयासों के बीच उत्तराखंड में लगातार बाघों की मौत हो रही है। यहां बीते 5 महीने में 12 बाघ बाघिनों की मौत हो चुकी है और सबसे अधिक मौतें कुमाऊं के सेंट्रल तराई क्षेत्र में हुई। आपको बता दें कि 2018 की गणना में उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442 थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल बीते 5 महीनों में कुल 76 बाघों की मौत हुई। इनमें 12 बाघ केवल उत्तराखंड में मारे गए। उत्तराखंड में इस साल बाघ की पहली मौत का मामला जनवरी में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सामने आया था। उसके बाद फरवरी में 3 बाघ नैनीताल और रामनगर में मृत पाए गए। प्रदेश में इस साल अभी तक 12 बाघों की मौत हो चुकी है। चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 20 लाख को पार कर चुका है और सबसे अधिक 7.13 लाख यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। अब तक चारधाम यात्रा के लिए 40 लाख से अधिक यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। आपको बता दें कि सरकार ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फिलहाल 15 जून तक केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मौसम साफ होने पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में रोजाना 60,000 से अधिक यात्री दर्शन कर रहे हैं। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से चारधाम यात्रा का आगाज हुआ, जबकि 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद पूर्ण रूप से यात्रा शुरू हुई। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू की गई। अब तक चारधाम यात्रा में 20 लाख से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। लगातार मौसम की चुनौती के बावजूद भी चारधाम यात्रा में व्यावसायिक टैक्सी, मैक्सी, मिनी बस और बस से आने वाले यात्रियों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल भी तीर्थ यात्रियों की संख्या ने चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस बार फिर कयास लगाया जा रहा है कि यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ सकती है। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा मार्ग पर चिकित्सकों की टीम को भी तैनात किया गया, जिससे तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।